नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में रात के 9 बजने वाले हैं। ऐसे में दिन भर की तमाम बड़ी और प्रमुख खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गरियाबंद की खबर से। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर किया। इन पर कुल 5 करोड़ 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतनी बड़ी सफलता के बाद जवानों ने ऑपरेशन स्थल पर जश्न भी मनाया। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ थाना मैनपुर से 26 से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजा डेरा मटाल पहाड़ियों में गुरुवार से शुरू हुआ था। ऑपरेशन के बाद इलाके की सर्चिंग तेज की गई थी। सुरक्षा बलों को 10 नक्सलियों के शव इस दौरान मिले, जिनकी शिनाख्त भी कर ली गई है। तो जवानों का जोश हाई है और उनके जयकारे ये जोश दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार नक्सल मोर्चे पर फिर से एक बार वो कामयाब हुए हैं। हर बार की तरह फिर से एक बार कामयाबी हाथ लगी है। तो ये बताती है जवानों के हौसले को, साहस को और साथ ही उनकी लीडरशिप को भी। ये तस्वीरें कि किस तरह से उन्होंने नक्सलियों को लोहे के चने चबा दिए हैं और किस तरह से उन्होंने लगभग 5 करोड़ के इनामी नक्सलियों को ढेर किया है। 10 नक्सली थे ये। तो हर दिन लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। तो बीजापुर से भी ऐसी ही खबरें आ रही है, जहां पर पश्चिम क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने शुक्रवार को 2 टॉप कमांडरों को मार गिराया। इसमें आज एक नक्सली को ढेर करने की खबर भी आ रही है। इनके पास से 303 राइफल, SLR, बड़ी मात्रा में ID और अन्य सामग्रियों को बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान शुक्रवार की सुबह माओवादियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हो गई। कई घंटों तक रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। इस दौरान 2 माओवादियों के मारे जाने की खबर आई, जो कि टॉप कमांडर बताए जा रहे हैं, और आज मिलाकर 3 नक्सली मारे गए हैं। तो गरियाबंद और बीजापुर दोनों जगहों से सफलता मिली है। एक खबर यह भी आ रही कि 1 करोड़ की इनामी नक्सली ने सरेंडर भी किया है। तो लगभग हर दिन ये खबरें आ रही है कि अब बस्तर से नक्सली धीरे धीरे बैकफुट पर आ रहे हैं, या कह लीजिए कि सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। तो नक्सलवाद का जो गढ़ कहा जाता था बस्तर, अब कहीं ना कहीं वो विकास के गढ़ में तब्दील हो रहा है, सुरक्षा के गढ़ में तब्दील हो रहा है। गंगलूर थाना अंतर्गत लेंड्रा कोरचोली के जंगलों में कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला मोडियाम सहित 40 से 50 नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिस पर से DRG अन्य बल ऑप्स पर रवाना हुए थे। ऑप्स के दौरान सुबह से ही मुठभेड़ जारी था और दोपहर तक मुठभेड़ जारी रहा। सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसकी शिनाख्त आज हो गई है। 2 माओवादी कंपनी नंबर 2 के PPCM और PM स्तर के हैं, जिन पर कुल 16 लाख का इनाम घोषित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का ऐलान किया है और इसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। इस अभियान के चलते बसवराजू, बालकृष्णा जैसे 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में मार गिराया। इनके अलावा कई ऐसे कैडर भी मारे गए हैं जो कि नामी थे, कुख्यात थे। 11 तारीख को सुरक्षा बलों ने गरियाबंद में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नारायणपुर में 16 नक्सलियों ने हथियार डाले। उधर एक और बड़ी खबर आज आई है, जो कि नक्सल संगठन के लिए एक झटका है। सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता को लेकर ये खबर है। तेलंगाना पुलिस के सामने उसने हथियार डाल दिए।
सुजाता पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर में हुई बड़ी नक्सल घटनाओं में इसका नाम शामिल था। तो नक्सली सुजाता दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज थी। ये नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी बताई जा रही है। हालांकि किशन जी का एनकाउंटर हो चुका है। अब सुजाता ने भी नक्सल संगठन छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटने का फैसला किया है। सुजाता के साथ 3 और नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचे। बता दें कि जनवरी 2024 से अब तक सुरक्षा बलों ने 460 से ज्यादा नक्सलियों का सफाया कर दिया। इस मुठभेड़ के साथ 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुठभेड़ों में कुल 245 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 214 नक्सली 7 जिलों वाले बस्तर संभाग में, 27 रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में, 2 दुर्ग संभाग के मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले में मारे गए। तो किस तरह से डेडलाइन जो दी गई है उसके पहले जो अंतिम प्रहार किया गया है वो आपको बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। तो 243 नक्सली मारे गए हैं, सरेंडर किया 164 नक्सलियों ने, और लगातार हर दिन खबरें आ रही है सफलता की। तो जो डेडलाइन तय की गई है मार्च 2026 की, उसके पहले ही ये बड़ी सफलता मिलती जा रही है और नक्सल संगठन हर दिन कमजोर होता जा रहा है। तो नक्सलियों की जो लाइफलाइन थी, जो संगठन के बड़े पदाधिकारी थे, जो बड़े नेता थे, वो मारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है अब संगठन तितर बितर हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है और इसलिए भी सरेंडर करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। तो 1 करोड़ की इनामी नक्सली कौन है उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो 1 करोड़ की इनामी है सुजाता। नक्सली संगठन में आयरन लेडी के तौर पर उनकी पहचान थी। कुख्यात नक्सली किशन जी की पत्नी ये बताई गई है और सरेंडर उसने किया है। जाहिर सी बात है कि जब पति मर गया तो उनको भी लगा कि अब मुख्य धारा में आना चाहिए और समाज के साथ साथ जुड़ना चाहिए और लोगों को भी, बाकी जो उनके संगठन के, उनको भी वो अपने साथ ला रही है। 3 नक्सली उनके साथ सरेंडर करने के लिए आए। तो नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज वो थी। दक्षिण सब जोनल यानी कि बस्तर का वो इलाका जो दक्षिण बस्तर कहलाता है, वहां पर इंचार्ज के तौर पर काम कर रही थी। कई नक्सली वारदातों में वो सक्रिय रही और जो पति मारे गए उनके बारे में कहा जाता है कि चलपति के बाद कमान दी गई थी उनको उड़ीसा बॉर्डर गरियाबंद का जो इलाका है उसको संभालने के लिए। तो सुजाता के नाम कई बड़े नक्सली वारदातों में दर्ज है और कुख्यात नक्सली के तौर पर पहचान है। लंबे समय से तलाश की जा रही थी। 1 करोड़ का इनाम इन पर घोषित है और चंदन तस्कर वीरप्पन से भी इनकी तुलना की जाती थी कि वीरप्पन के बाद अगर कोई उस कद का आया है नक्सल संगठन में तो वो सुजाता है। कुख्यात नक्सली खिडमा को ट्रेनिंग दे चुकी है सुजाता। तो खिडमा जिसके नाम से नक्सल संगठन एक तरीके से अगुवाई करता था या जो लंबे समय से अपनी छाप छोड़े रखा था, उसको लेकर भी ये खबर है। टॉप रैंक की महिला नक्सली मानी जाती है सुजाता, उसको भी ट्रेनिंग दी है, हिडमा को भी। 17 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तारी की खबर आई। तो देखिए कद कितना बड़ा है इस महिला नक्सली का। गिरफ्तारी की खबर अफवाह साबित हुई। पहले खबर आती है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये अफवाह है और फिर खबर सामने आती है कि दरअसल सरेंडर किया गया है। तो पुलिस को लंबे समय से सुजाता की तलाश थी। जैसे कि हम बता ही रहे थे आपको कि बार बार चकमा देकर भागने में ये कामयाब हो जाती थी और इसीलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नक्सली संगठन में आयरन लेडी के तौर पर ये मशहूर है। तो नक्सली संगठन में जिस तरह से जितने बड़े चेहरे थे, बड़े कद के
नक्सली लीडर थे वो अब बारी बारी से या तो मारे जा चुके हैं या तो सरेंडर कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब नक्सल संगठन जो पहले बहुत बड़ा विस्तारित हुआ करता था वो सिकुड़ता जा रहा है और सिकुड़ कर अब बहुत छोटा सा हो चुका है। और शायद यही वजह भी है कि लगातार अब हर दिन सरेंडर के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री आने वाली 4 नवंबर को बस्तर आ सकते हैं। इस दौरे के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने गृह मंत्री को बस्तर आने के लिए निमंत्रण दिया है। गृह मंत्री ने बस्तर आने की बात भी कही है, जिसके बाद गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस दौरान बस्तर में 3 घंटे वो रहेंगे। साथ ही मिशन 2026 के तहत नक्सल उन्मूलन अभियान पर चर्चा करेंगे। साथ ही जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन यहां पर होना है उसी दौरान बस्तर में बस्तर दशहरा पर्व का प्रमुख जो आयोजन होता है वो होता रहेगा। उसमें एक रस्म होती है मुरिया दरबार की, वो उस वक्त होनी है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बस्तर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। तो बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है और शुरुआती दौर में जब बस्तर दशहरे की प्रमुख पूजाएं होती है उस दौरान जब 3 घंटों के लिए जब वो वहां पहुंचेंगे, वहां पर गृह मंत्री खुद पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 4 नवंबर की वो तारीख जब वो पहुंचेंगे, बस्तर के जो सांसद हैं महेश कश्यप, उन्होंने उनको बस्तर आने के लिए निमंत्रण दिया। तो देखिए बस्तर में जिस तरह से लगातार बदलाव हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब बार बार खुद गृह मंत्री आते हैं और खुद कमान संभालते हैं, इसका मतलब साफ ये है कि वो हर एक एक्टिविटी पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसीलिए भी जवानों का जो हौसला है वो बुलंद है। जवान ये जानते हैं कि उनके साथ सीधे केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनके सीधे सख्त आदेश है कि जो डेडलाइन तय की गई है मार्च 2026 उसको हासिल करना है, जिसके लिए उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है और जिसके चलते जवानों से भी वो मुखातिब होते हैं। पिछली बार भी जब आए थे तो जवानों से बातचीत की थी, उनकी हौसला अफजाई की थी। इस बार भी वो 3 घंटे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन 3 घंटों के दौरान जवानों से वो बात करने वाले हैं। नक्सल उन्मूलन अभियान को लेकर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनसे कि किस तरह से ये जो अभियान चल रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कैसे वो नक्सलियों को बैकफुट पर लाने में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही है, कहाँ पर क्या बचा हुआ है। साथ ही विकास योजनाओं को लेकर भी समीक्षा करेंगे। नियत नीला नार योजना हो या स्किल डेवलपमेंट योजना हो या सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनकी क्या ज़मीनी स्थिति है वो भी जानेंगे। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर के चूरा चांदपुर और इम्फाल पहुंचे, जहां उन्होंने चूरा चांदपुर में 7,300 करोड़ और इम्फाल में 1,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम ने इम्फाल में ये कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें राज्य को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। चूरा चांदपुर में पीएम मोदी ने सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपील की। पीएम मोदी ने वादा किया कि वो हर परिस्थिति में मणिपुर के साथ है। इसके बाद पीएम चूरा चांदपुर के हिंसा पीड़ितों से मिलने उनके रिलीफ कैंप भी पहुंचे। इम्फाल में कार्यक्रम स्थल पर हिंसा पीड़ितों से बात की। बता दें कि चूरा चांदपुर कुकी बहुल पहाड़ी इलाका है, इम्फाल घाटी इलाका है और मैती समुदाय का ये गढ़ है। पिछले 2 सालों से दोनों समुदायों के बीच आवाजाही बंद है, संघर्ष अब भी जारी है। चूरा चांदपुर वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। 250 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर इसी इलाके से सामने आई थी। कई लोगों के अब भी लापता होने की खबर है, कई लोग घायल हैं। तो ये वो इलाका जहां सबसे ज़्यादा संघर्ष के हालात बने थे। तो मैतई और कुकी समुदाय के बीच जो संघर्ष है वो आज भी जारी है। राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा हुआ है और ऐसी परिस्थितियों में पीएम यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी सौगात दी है। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं
उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर में नए उद्योग स्थापित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 967 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं। वहीं 2100 युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले गए। लेकिन अब बस्तर में उद्योगों की स्थापना को लेकर छत्तीसगढ़ में क्रेडिट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रयास कर रही है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद न सिर्फ नई उद्योग नीति बनी, बल्कि कई शहरों में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन भी हुआ। सरकार के प्रयासों से बीते 2 वर्षों में 6,65,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी मिले। कई प्रस्तावों पर काम शुरू भी हुआ। इसी क्रम में सरकार ने बस्तर में भी इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन किया। कई उद्योगपतियों ने बस्तर में निवेश को लेकर रुचि दिखाई, लेकिन अब बस्तर में उद्योगों की स्थापना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बस्तर में इन्वेस्टर्स मीट के बाद से कांग्रेस इसके परिणामों पर सवाल उठा रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बस्तर में उद्योग लगाने के लिए एमओयू करने वाले उद्योगों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस के सवालों का जवाब देने राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे आ गया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के शासन में बस्तर में उद्योग लगाना होता तो कवासी लखमा जेल में नहीं होते। बस्तर के सांसद थे दीपक बैज, लेकिन उनके कार्यकाल में उद्योगों को भगाने का काम किया गया। भाजपा की सरकार तो बस्तर में लगातार उद्योगों की स्थापना करा रही है। मुख्यमंत्री जी कल गए थे बस्तर और उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन उन्होंने किया और इसमें लगभग 900 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव है, उन्होंने कहा। सरकार बताए कि इस प्रस्ताव में कितनी कंपनियों के साथ एमओयू उन्होंने किया है और इन कंपनियों द्वारा कितने दिनों में निवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और निवेश करने वाली कौन कौन से कंपनियां हैं जो बस्तर में निवेश करने को तैयार है। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अनेक उद्योग खुलेंगे, बड़े उद्योग, लघु उद्योग, हॉस्पिटल। तो इस प्रकार से आप देखते जाइए, बस्तर भी वैसे ही रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर के साथ जैसा ये शहरी क्षेत्र है, तेज तीव्र गति के साथ ऐसा ही विकास हो। तो जेल में होते क्या? इनका तो दिमाग केवल शराब में था, कमीशन में था, खाना पीना था, इनको करना धरना कुछ नहीं था। कभी इन्होंने बस्तर की चिंता नहीं की, कभी इन्होंने आदिवासियों की चिंता नहीं की, बल्कि उनके नाम में शोषण करने का काम इन्होंने। बस्तर में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों का सामने आना बस्तर के विकास के लिए शुभ संकेत है। सियासत को परे रखकर बात करें तो उम्मीद की जानी चाहिए कि निवेश प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरातल पर भी उतरे, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के साथ याचिकाकर्ताओं और वकीलों की बैठक हुई है, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सहमति बनी है। एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री का संदेश सभी के सामने रखा, जिसमें सीएम ने कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। 13% होल्ड पद 2019 से लेकर आज तक सभी पद ओबीसी द्वारा भरे जाए, यानी जो 13% होल्ड रखे गए थे उसको भी भरा जाए। यही मंशा ओबीसी महासभा की भी थी। 22 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सरकार के वकील और हमारे वकील ओबीसी महासभा से भी वकील की नियुक्ति के लिए हमने नाम दिया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मिले, ये हमने तय किया है। एवं हमारे जो वकील हैं एवं जो छात्र हैं उनके साथ एक संयुक्त बैठक भोपाल में बुलाई गई थी। अभी वो बैठक खत्म हुई है। उसमें सभी लोगों की एक
आम सहमति बनी है कि सबकी इच्छा है, सरकार भी चाहती है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले और जो 13% होल्ड है वो 2019 से लेके आज तक के सभी पदों पे ओबीसी के द्वारा ही भरे जाएं और यही मंशा हमारी ओबीसी महासभा की थी। तो इसी के साथ 9 PM में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।